ललाटे वक्षस्थले मौक्तिकं नासाग्रे हरिचंदनं सुललितं कंठेश्च मुक्तामणि गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते श्री कृष्ण चूड़ामणि। म्यूज टेम्पल की सांगीतिक मुलाकात में दीपेश जैन के YouTube चैनल पर मैं अभय मान के आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम मिलने आए हैं इंदौर शहर के एक कल्पक संगीतकार, जिन्हें संगीत नियोजक, संगीतकार, स्वयं उत्तम स्वरों के जानकार और कला प्रेमी, साथ ही में एक और बताने दिया जाए मुझे, लोक संग्रह अच्छे से एकत्रित करने वाले कलाकार, जिनका नाम है हर्षवर्धन लिखिते साहब। नमस्कार लिखिते साहब। हर्षवर्धन लिखिते को बहुत से लोग हर्षु के नाम से जानते हैं और हर्ष पता नहीं क्या क्या कहते थे, लेकिन इनका सबसे बड़ी खासियत है कि आप इनके मन मस्तिष्क में हमेशा प्रसन्नता देखेंगे, इसलिए शायद इनका नाम हर्ष रखा गया। क्या बात। हाँ, तो हर्ष का वृद्धिंगत होना ऐसी इनका स्वभाव है, और वो इसलिए है क्योंकि ये सभी को प्रसन्न होना चाहते हैं। और प्रत्येक छोटे छोटे आयोजनों में जब भी हर्षवर्धन लिखिते को जोड़ा जाए तो हर्षवर्धन के ऊपर ये अनैतिक जवाबदारी आ जाती है कि उस कार्यक्रम का रंगरूप अच्छे से अच्छा कैसे किया जाए। तो इसी संदर्भ में आज हम मिलने आए हैं। पहले तो उनकी मुलाकात अपनी हुई जब वो बांसुरी पर उन्होंने बड़ा अच्छा भजन सुनाया, जय रघुनंदन जय सिया राम। हर्षवर्धन साहब, अपन बात शुरू करते हैं कि आप इंदौर में कहाँ से आए हैं, कि इंदौर के ही हैं? मैं मूल रूप से इंदौर का ही हूँ। अच्छा। और वैसे हमारा लिखिते परिवार जो है जी विगत 4-5 पीढ़ियों से यही इंदौर में ही है। अच्छा। और हमारा मूल महाराष्ट्र का यदि कुछ मूल गांव यदि हो तो वो भी हमारी इतनी जानकारी में नहीं है। ठीक है जी। लेकिन मूल आप इंदौर के ही, मतलब इंदौरी। हाँ, इंदौरी कहलाते हैं। इंदौरी कहलाते हैं। ठीक है, मतलब इंदौरी पोहे आप शुरू से खा रहे हैं। जी जी। अच्छा अच्छा। तो इंदौर में आपका निवास कहाँ था? मतलब मतलब मेरे जन्म से लेकर ये कह सकता हूँ कि राजवाड़ा के पास पीर गली कृष्णपुरा एरिया है। अच्छा अच्छा। वहाँ पे हमारा पैतृक मकान था जी। पर अभी व्यावसायिकता के चलते वो एरिया पूरा व्यावसायिक हो गया था, और उसके बाद हम यहाँ वैशाली नगर, जो इंदौर का काफी पुराना और काफी समृद्ध इलाका है जी, यहाँ पे हमने पिछले विगत 8 वर्षों पहले यहाँ पे मकान बनाया। अच्छा। और अब यहाँ निवास है हमारा। बहुत बढ़िया। संगीतिक पृष्ठभूमि में परिवार में कौन कौन है आपके यहाँ? सांगीतिक पृष्ठभूमि में ऐसी कुछ भी नहीं रही। अच्छा जी। अच्छा। और मुझे बचपन से वाद्य यंत्र बजाने का शौक रहा। पहले मैं माउथोर्गन बजाता था, फिर वो बुलबुल तरंग बैंजो भी मैंने बहुत बजाया। पर और गायन में इतना मेरा ये नहीं रहा सुरों की समझ बचपन से जो अपने महाराष्ट्रीयन परिवारों में होती हैं जी, कि हम आरती करते हैं, ताली बजाते हैं जी, तो सुर और ताल अपने महाराष्ट्रीयन परिवारों में सामान्यतः खून में संचित हो जाता है, सिंचित हो जाता है। तो वैसे, और फिर इंस्ट्रूमेंट्स बजाते बजाते बांसुरी भी पहले, और उस समय पारिवारिक परिस्थिति से ऐसी कुछ नहीं थी कि बहुत शास्त्रीय स्तर पर कोई, क्योंकि सांगीतिक परंपरा नहीं है घर में जी। तो उस समय ये समझ लीजिए कि कोई गाइड करने वाला नहीं था। जैसी बांसुरी पकड़ी, बांसुरी में कैसे फूंक मारना सीखी, कैसे उंगलियां चलाना सीखी, वो समझाने वाला कोई भी नहीं था। ठीक है। तो जो पुराने लता जी के, मदन मोहन साहब के, रफी साहब के जो गाने, वो सुन के उनको कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करते थे, वो वाली बात होती थी जी। बस वो धीरे धीरे करके और थोड़ा सा बढ़ने लगे, और कुछ विगत 20 वर्षों से कुछ परिस्थितियां 20-22 वर्षों से ऐसी बनी कि कुछ मोटिवेट करने वाले, कुछ प्रमोट करने वाले आए और बोला, इतने अच्छे गाने बजाते हो, पुराने गीतों को इतना अच्छा बजाने की कोशिश करते हो, तो क्यों ना आप थोड़ा व्यावसायिकता में इसको लाएं। अच्छा, मुझे प्रोफेशन बांसुरी पकड़े, बांसुरी ही ले। जी जी जी। तो मतलब सारे वाद्य धीरे धीरे छूटते गए और आपके हाथ में एक कृष्ण की बांसुरी आ गई। देखो, बांसुरी की एक सबसे बड़ी विशेषता ऐसी होती है कि बांसुरी वादन के लिए सबसे पहली और अंतिम आवश्यकता ये है कि सुर के लिए बढ़िया कान तैयार होना। बाकी इंस्ट्रूमेंट में आपका कान थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो चल जाएगा, मतलब इंस्ट्रूमेंट आप मिला के ठीक कर सकते हो,
इसमें मिलाने का सारा तंत्र इनकी फूंक के दबाव पर और कम करने पर निर्भर करेगा। तो इसमें जवाबदारी दोनों बढ़ जाती है। इनका कान चेक करता जाता है कि बांसुरी ठीक लग रही है नहीं लग रही है। ऊपर से इन्होंने एक अपनी अच्छी विशेषता के बारे में, ये सबसे बड़ी बात है, इन्होंने दिल खोल के इस बात को स्वीकार कर लिया कि इन्होंने कहीं सीखने के झंझट में नहीं पड़े। झंझट में मतलब इनको परिस्थिति रही कि सीखने का कुछ अवसर नहीं मिल पाया, लेकिन उसके बाद भी ये एक सफल संगीतकार बनते गए। सुरों की समझ इन्हें ईश्वर प्रदत्त होती गई। जैसा कि अपने हिंदू धर्म की एक मान्यता है कि पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं अपन जब भी संगीत से जुड़े होते हैं तो जो अपन पुनर्जन्म लेते हैं तो एक जोन में जाके वो आत्मा रुक जाती है और फिर वो उसी घर में अवतरित होती है जिस घर में संगीतिक वातावरण होता है या संगीत के लिए उपलब्ध फेवरेबल कंडीशन होती रहती है। तो उसमें ही वो पुनर्जन्म लेता जाता है। और ये एक जन्म का काम नहीं है, ये कई जन्मों की साधना का संचित होता हुआ वो आज अपने को उसका थोड़ा बहुत दिखता है। इसका मजा एक और है, मैं आपको बताऊं कि ये जिन खोजो तिन पाइयां। जैसे जैसे हम सुर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं हमें यह समझ में आ जाता है कि सबसे ज्यादा बेसुरे हम स्वयं हैं। जिसको ये मालूम पड़ जाता है वही संगीत के पथ पर सही दिशा में चल रहा है, ऐसा मान लिया जाए। तो आज जैसे कि लिखित साहब ने बताया कि संगीत की पृष्ठभूमि इनके पास कुछ भी नहीं रही, इन्होंने अलग अलग बजाते हुए, लेकिन मदन मोहन जी आपके फेवरेट रहे? हाँ, बहुत बहुत पसंद। अच्छा। उनकी जो भी रचनाएं रही हैं जी, बहुत, मैं उनसे बहुत ये कह सकता हूँ कि बहुत उन्होंने प्रेरित किया मुझे उन रचनाओं ने। ओके। इन्होंने एक बात और कही थी जो और अपने ध्यान से सुनी हो कि कॉपी पेस्ट करने की आदत है। मतलब वो ये नहीं जानते थे ग है कि म है या नोटेशन क्या है, लेकिन ये उसको लगा के देखते होंगे, प लग गया होगा, ध लग गया होगा, फिर उनको लगा होगा ये नहीं पता ये क्या है, लेकिन ये इससे मिसमैच कर रहा है। तो उस मिसमैच को ठीक करते करते ये धीरे धीरे उस पर पहुंच गए कि आज ये पकड़ लेते हैं कि ये गाना ये है। ऐसे इनके जैसे सभी जगह होते हैं। इंदौर में भी कई ऐसे कलाकार हैं जो संगीत सीखे हुए नहीं है, लेकिन उसके बाद में संगीत के प्रतिष्ठित गायक के रूप में उनका नाम है। और ये सुगम संगीत के साथ संभव होना आसान है। किशोर कुमार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जो संगीत कहीं भी सीखे नहीं थे, लेकिन वो जो गाते थे वो स्वयं अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है, किशोर कुमार। ऐसे ही इन्होंने मदन मोहन जी को अपना आदर्श बनाते हुए लता जी के गानों को विशेषकर इन्होंने पकड़ने की कोशिश की और ये संगीत की इसमें आए। तो अब हम चलते हैं कि इनकी संगीतिक पृष्ठभूमि के बाद ये एक बहुत अच्छे आयोजक हैं। आयोजक मतलब इनको म्यूजिक अरेंजर के साथ में ये लोक संग्रह इकट्ठा करके इनके सब जगह कॉन्टेक्ट्स हैं। मतलब आप किसी भी म्यूजिशियन के नाम पूछ लें, हर्षवर्धन लिखिते को हर कोई जानते हैं। ये इनकी उन लोगों से, हमारे मराठी में कहावत है, राखावी बहुतांची अंतरे, सभी लोगों को साथ में लेके चलने की प्रवृत्ति बनी, इसलिए हर क्षेत्र में इनसे लोग जुड़े और वो जो एक बार जुड़े वो इनसे जुड़ते चले गए। कभी भी मनमुटाव नहीं रहा भी होगा तो वो रात गई बात गई वाला रहा। ईश्वर की दया से अभी तक तो सब अच्छा रहे, बहुत बड़ी बात है। तो अब अपन आते हैं कि आपका एक आलाप स्टूडियो बहुत प्रसिद्ध है। हाँ जी, तो उसके बारे में मैं थोड़ा विस्तार से जरा बताएं कि वो संकल्पना क्या है। आलाप स्टूडियो की संकल्पना ऐसी है कि मुझे व्यावसायिक क्षेत्र में मोटिवेट करने वाले कह सकता हूँ, या मुझे प्रेरणा देने वाले विजय पारिक जी हैं। गॉडफादर जिसको बोलते हैं। हाँ, वही कह सकते हैं हम। तो विजय पारिक जी और मेरे विगत 20-22 वर्षों से बहुत अच्छे पारिवारिक संबंध है। कहाँ मिले वो आपको? वो उसकी एक हिस्ट्री ऐसी है कि पहले विजय पारिक जी खुद इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। अच्छा। और स्टार्च इंडस्ट्री उनकी है। और मेरी भी मैंने कुछ प्रयास किया था संगीत से अलग हटके कुछ इंडस्ट्री में जाने का, पर उसमें असफल रहा। तो उस असफलता के चलते विजय पारिक जी से मेरी मुलाकातें हुई थी। ठीक है। और फिर उन्होंने जब मेरी बांसुरी सुनी तब उन्होंने मुझे कहा कि आप बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हो, क्यों ना एक ग्रुप बना के एक पहला प्रोग्राम हमारे ग्रुप में आप प्रस्तुत करें। अच्छा। तो मतलब वो एक विजय पारिक जी संगीतज्ञों को नहीं पर कलाकारों को प्रमोट करने के लिए एक बहुत अच्छा प्रयास करते हैं अपनी तरफ से। और उनके हमारे संबंध, फिर उन्होंने जो आलाप स्टूडियो में भी बनाया है, उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रॉपर्टी परचेस की थी। कहाँ पर है वो? न्यू पलासिया में। अच्छा, धोबी घाट के पास। धोबी घाट के पास में जी। तो
वो उन्होंने प्रॉपर्टी परचेस की थी और परचेस किए बराबर मुझे उस प्रॉपर्टी पे ले गए पूरा खाली प्लॉट में। अच्छा। बोले हर्ष, इस पे अपने को एक बेसमेंट में पूरा डेवलप करना है और इसमें अपने को स्टूडियो बनाना है। अच्छा, उनकी संकल्पना? हाँ, उनकी संकल्पना, मतलब हम दोनों की सोच पहले से चलती रहती थी कि 6-7 साल पहले हम लोग बात स्टूडियो शुरू करने के 6-7 साल पहले कि यार अपने को एक ऐसा कुछ तो भी जगह बनानी है जहाँ पर अपन स्टूडियो बना सकें, बैठक की जगह बना सकें। और फिर वो जगह परचेस करने के बाद सबसे पहले मुझे वहाँ ले गए, तब शायद उनकी रजिस्ट्री भी नहीं हुई थी। अच्छा। और तब उन्होंने कहा कि यहाँ पे अपनों को ऐसा एक गतिविधि शुरू करना है। ठीक है। और ये हर्ष बोले तुमको ही करना है। तो वो तकरीबन 2013 में वो पूरी बिल्डिंग बन के तैयार हुई, उसका बेसमेंट पूरा हमने डेवलप किया। अच्छा। और आज बस वो आलाप स्टूडियो के नाम से उसको बहुत अच्छा प्रचार प्रसार मिल रहा है। उसके नाम भी आलाप में कुछ कहानी है, ऐसा मैंने सुना है। हाँ, वो हम ऐसी तो विजय पारिक जी का पोता है, अभिरुष नाम। अच्छा। तो उस समय उन्होंने कहा था अभिरुष एकेडमी ऑफ लर्निंग म्यूजिक एंड ऐसा कुछ तो भी उसका हाँ, तो आलाप बन गया। तो वो आलाप बन गया। अच्छा। तो और आलाप तो संगीत में आलाप का अपना जो अस्तित्व है, अपना महत्व है, वो आपसे बेहतर कौन जान सकता है। जी जी। मैं इसलिए, जैसा कि इन्होंने कहा, मेरी कथा वहां पर हुई है पिछले साल 1 जनवरी को, हर्षवर्धन जी ने करवाई और पारिक साहब का बड़ा स्नेह मुझ पर भी रहा। और मैं ये बात निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि जिसने आलाप स्टूडियो देखा है, वो जो संगीत का थोड़ा सा भी अगर संवेदनशील कलाकार है, तो वहां अगर अपनी प्रस्तुति दे देगा आलाप स्टूडियो में, तो इनके सबके सकारात्मक ऊर्जा का वहां पर एक बहुत बड़ा संच आपको देखने को मिलता है। जैसे ही वहां मंच पर कार्यक्रम प्रारंभ होता है, वहां पर सारी संगीत से संबंधित जितनी भी विधायक ऊर्जा है वो एकत्रित हो जाती है। और वो आपको, मतलब अगर आप उस समय 10 अपना परफॉर्मेंस के हिसाब से 10% होंगे, तो वो 10% और धक्का दे देगी। मतलब इतना ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा वहां पर देखने को मिलती है। जैसा कि हर्षवर्धन जी ने बताया कि वो इन सब के विचार ये था कि अधिक से अधिक इंदौर में एक ऐसा केंद्र हो जाए जहां सभी कलाकार अपनी साधना रहे। और वहां के अपने चार्जेस वगैरह अपने कुछ तय किए हुए हैं। हाँ, एक बहुत नामी उसके। अच्छा। हाँ, वो तो जब खुद ही पारिक साहब सक्षम है तो उनको पैसे का तो कमाना ही है, मतलब संगीत का प्रचार है। हाँ, पारिक जी ने फिर ये जैसे हम लोगों को पूरा निदेशक बना के उसको वहां पे सौंप दिया। अच्छा। और उसका पूरा संचालन करते हैं। आपके साथ कौन है? मेरे साथ पवन जो है, टेक्निकल पर्सन है, पवन भाटिया। पवन भाटिया, ओके। अच्छा, खुद बहुत अच्छे गायक हैं। हाँ, दमयंती के भाई। हाँ, तो पवन भी मतलब टेक्निकल पार्ट, रिकॉर्डिंग पार्ट में उनका बहुत सहयोग रहता है, नो डाउट। अच्छा। उसमें तो कोई शक ही नहीं है। और हम मिलकर उसका संचालन करते हैं। बहुत बढ़िया। तो संगीत के शिक्षक के रूप में आपने किसको आदर्श बनाया? मतलब उनके जैसा बांसुरी बजाना चाहिए, ऐसा कोई आपके मस्तिष्क में है? मुझे तो बचपन से आज तक ये समझ लीजिए कि यदि बांसुरी बजाना थोड़ा सा आया, और कहीं एकमात्र केवल पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, जो कि आज मतलब कलयुग के कृष्ण कह सकते हैं। निश्चित निश्चित निश्चित। कलयुग के कृष्ण कह सकते हैं। तो उनके सिवा और कोई विचार भी नहीं आया। या पर उस समय पारिवारिक परिस्थिति अभय जी ऐसी थी कि कमाने वाला एक, खाने वाले 6। तो हम तो शब्द भी नहीं निकाल सकते थे कि हमें उनसे सीखने जाना है। वो इंदौर में आते थे, कार्यक्रम होते थे, उनके साथ उनके हस्ताक्षर मिल जाए या उनके साथ फोटो हो जाए, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुआ करती थी। अच्छा जी। आप संगीत से जुड़े हुई जो संस्था है उसमें भी आप कई जगह पदाधिकारी रहे। उत्कर्ष जो है संगीत का बहुत बड़ी संस्था है, उसमें भी आपका। मैं 20 वर्षों तक उत्कर्ष संस्था के साथ भी रहा। अच्छा, 20 वर्ष। हाँ, और अपनी व्यस्तताओं के चलते ठीक मतलब उतना समय बाद में दे पाया दे पाया वो बात। प्रकाश खंडोलकर जी की संस्था। हाँ, प्रकाश जी के साथ। उत्कर्ष प्रकाश जी भी मेरे बहुत अच्छे पारिवारिक निश्चित निश्चित। उत्कर्ष जो नाम लिया, वो इंदौर में एकमात्र ऐसी संस्था है जो मेरे देखने में ऐसी आई है कि वहां जब कार्यक्रम होते हैं, शायद साल में 2 ही होते हैं मेरे ख्याल से कार्यक्रम। हाँ, साल में 2 कार्यक्रम। तो उनने फिक्स करके रखा हुआ है। और जिस दिन वो कार्यक्रम होते हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी उसके हमेशा प्रतिवर्ष आने वाले श्रोता है, रेफरी अवार्ड देते हैं वो। और वहां पर जब कार्यक्रम होता है तो माई मंगेशकर सभागृह में चीटी रखने को जगह नहीं होती, चीटी भी प्रवेश नहीं कर सकती, इतनी भीड़, मतलब इतने श्रोताओं की जो संख्या है, वो प्रकाश जी के सहयोग और लिखित साहब के, इन सब के लोगों की वजह से वो
संगीत का एक प्रतिष्ठित आयोजन बन के रह गया है। जैसे बड़े बड़े समारोह में तानसेन समारोह का जो दर्जा है वही निश्चित उत्कर्ष के कार्यक्रमों का दर्जा है। सुगम संगीत के लिए और नए कलाकारों को ये कह सकते हैं कि प्रमोट करने के लिए, प्लेटफॉर्म देने के लिए प्रकाश जी का बहुत अच्छा प्रयास है, कोई दो राय नहीं है। अच्छा, अब अपन आते हैं कि आपके जीवन में अर्धांगिनी का प्रवेश कैसे हुआ, या विवाह कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कौन है? मेरी अर्धांगिनी है श्रीमती मनीषा, जो उज्जैन से ही हैं। अच्छा। और ये तो योग संयोग की ही बात कह सकते हैं अभय जी, कि मेरा से ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं था, पर यह है कि संगीत की मेरा एक प्रायोरिटी ये थी, प्राथमिकता ये थी कि संगीत की जानकार हो। और संयोगवश मनीषा राय जो उज्जैन की हैं, अच्छा अच्छा, और जो आकाशवाणी में राले साहब थे, उनकी छोटी बहन, वो खुद अच्छे कंपोजर थे, बहुत अच्छे कंपोजर थे, संगीत के सूक्ष्म जानकारों में उनकी बहन है, उनकी छोटी बहन है। और वो उन्होंने संगीत में हाँ स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। अच्छा। और वो भी मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बहुत बढ़िया। तो लोगों, भगवान ने इनको घर बैठे गुरु दे दिया। और जब पत्नी जैसा गुरु मिल जाए जो हर बात में कम या ज्यादा बता सके, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? बराबर है। अच्छा ठीक है। तो उनका पूरा नाम क्या है? मनीषा लिखित है। अच्छा, वो भी गाती हैं? वो भी गाती हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो संगीत परिवार में आपके, अब मतलब पत्नी के रूप में आपके साथ एक जुड़ाव और हो गया? हाँ, मतलब ये समझ लो कि हमारे परिवार की एक संगीत पृष्ठभूमि यहीं से तैयार होने की जो शुरुआत हुई, वो कह सकते हैं। ठीक 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 ठीक। चलो, अब अपन संगीत की पारिवारिक के साथ में आपका प्रोफेशन बांसुरी ही है जी। मतलब आय का साधन आपके पास आलाप स्टूडियो और इस तरह के ही आयोजनों के साथ में है। बहुत बढ़िया। संगीत के कलाकारों के लिए अभी नए कलाकार जो अभी आ रहे हैं, उनमें आपको क्या विशेषता दिखती है? जो युवा कलाकार इस समय इस क्षेत्र में आ रहे हैं, उसमें आपको क्या लगता है? नहीं, सुगम संगीत या शास्त्रीय संगीत, दोनों ही समझ लो, सुगम संगीत समझ लो। सुगम में चलो, सुगम में आप क्या बताना चाहेंगे? युवाओं में क्या विशेष देखने को मिलता है आपको? देखिए, आजकल के युवाओं में अभय जी, जैसे हम जिस पीढ़ी से आते हैं या इनकी पहले की पीढ़ी से हम लोग आते हैं जी, हम लोग जो संगीत करते हैं, हम एक जो हमारे आदर्श होते हैं, यदि सुगम संगीत की बात की जाए तो यही नौशाद साहब, मदन मोहन साहब, लता जी, आशा जी, ये सब हमारे कि हाँ, सुगम संगीत में यदि गाने बजाना है तो इनके बजाना है जी। आजकल की युवा पीढ़ी नए संगीतकारों को भी अपनाती हैं। आजकल की युवा पीढ़ी की एक विशेषता मैं ये कहूँगा कि उनकी जो ग्रेस्पिंग पावर है हम लोगों से ज्यादा है। ओके। हम जहाँ तक मैं इनको स्टडी करता हूँ या जहाँ तक मैं समझता हूँ, उनका दिमाग और खुला हुआ है और उनकी जो ग्रेस्प करने की क्षमता, कैचिंग पावर ज्यादा अच्छी है, वो ज्यादा अच्छी है। करते हैं आजकल युवा पीढ़ी। और व्यावसायिक संगीत की जहाँ तक बात की जाए तो व्यावसायिक संगीत में आज का युवा जो है, तो क्या होता है कि व्यावसायिक संगीत में हर प्रकार के होते हैं, कारपोरेट म्यूजिक होते हैं, इवन अच्छे परिवारों के मतलब मैरिज इवेंट्स होते हैं, उसमें भी आजकल संगीत की बहुत डिमांड रहती है। तो आजकल के युवा उसको बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। और क्या होता है कि मैंने 20 वर्ष काम किया, मैं आजकल के युवाओं को ये कहता हूँ कि मैंने 20 वर्ष काम किया, ऐसा नहीं कि अगले 20 वर्ष भी मेरा ही सिक्का जमा रहे। वो तो आज की जो युवा पीढ़ी आ रही है वो 20 वर्ष काम करेगी, फिर उनके आने वाली पीढ़ी काम करेगी। ये तो जनरेशन को मतलब मैं आजकल के सभी बच्चों को, युवाओं को ये कहता हूँ कि ऐसा थोड़ी कि हर्षवर्धन लिखित है 20-22 साल से बांसुरी बजाते हैं तो मेरा ही सिक्का हमेशा जमा रहे। आज तुम आ रहे हो, तुम अच्छे कार्यक्रम कर रहे हो, अच्छे प्रोग्राम कर रहे हो, तुमको भी अच्छा प्रतिसाद मिलेगा। तो मैं तो, और आज की युवा पीढ़ी बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी अपन चलते हैं आपके, देखो ऐसा होता है कि शक्कर पे कितनी बात की जाए, जब तक शक्कर मुंह में नहीं डाली जाए तो आपको शक्कर का स्वाद मालूम नहीं पड़ेगा। अब मदन मोहन साहब का नाम लिया है और बांसुरी भी है साथ में, तो आपके पसंदीदा कोई गीत आप हमारे श्रोताओं को सुनाइए। क्या
होती है तो लगता है कहीं ये वो तो नहीं। जो आपने गीत सुना, और जो मैं एक छोटा मोटा संगीत का साधक हूँ, तो जो मुझे समझ में आती है वो लिखित साहब में बात ये है कि ये डूब के बजाते हैं, आंखें बंद करके बजाते हैं। संगीत में एक बहुत बड़ा सूत्र ये है कि जब तक आप स्वयं नहीं डूबोगे तब तक श्रोताओं को नहीं डुबा सकते। अगर आपने ऊपर ऊपर तैर के गा दिया बजा दिया तो लोग भी ऊपर ऊपर गा के चला जाता। हमारा जो गला है वो ईश्वर ने ठीक बीच में रखा हुआ है, उसके ठीक नीचे हृदय है और ठीक ऊपर अपना मस्तिष्क है। तो मस्तिष्क से विचार रखना है, हृदय से भाव रखना है, और फिर जब वो गले से इनका दोनों का बैलेंस होकर निकलेगा उसे सही अर्थों में संगीत कहते हैं। और वही संगीत लोगों की तालियां लाता है। संगीत में रंजको जनचित्ता नाम, भातखंडे साहब ने बड़ा अच्छा परिभाषा लिखी है। संगीत बाकी सब छोड़ो, सुर में है, ताल में है, लय में है, शास्त्र के हिसाब से गंधार है, मध्यम है, नहीं है, घरानों के हिसाब से कोई ऐसा कहता है कोई वैसा कहता है, इन सब बात को छोड़ो। केवल पहला सूत्र दिया भातखंडे साहब ने जिसका नाम था रंजको जनचित्ता नाम। जन चित्त के, जन के चित्त को जो रंजन करे उसे संगीत कहते हैं। बड़ी सिंपल सी परिभाषा हमने बताई, और इसी सूत्र को आधार बनाकर संगीत की एक नई पीढ़ी अपन अभी देख रहे हैं। अभी इनसे सारी तरह की बातें हो गई। अब मैं आपके इनके जीवन का जो उत्कर्ष रहा, मतलब इनका एक सपना जिसे अपन कह सकते हैं कि आज भी शायद ये अपनी हाथ को चिमटी लेकर देखते होंगे कि वो सही है कि गलत है, मतलब वो वास्तव में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा एक सपना है, वो मैं चाहता हूँ कि लिखित साहब स्वयं बताएं कि वो सपना क्या है और कैसे पूरा हुआ। आप शायद रेणुका के बारे में जी 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 बिल्कुल सही पहचाना आपने। हाँ, तो उसकी थोड़ी सी कैसे जाना हुआ उनका। रेणुका देखिए, मतलब थोड़ा शास्त्रीय संगीत की जानकारी या उसका थोड़ा बहुत ज्ञान उनकी माताजी से, मनीषा जी से उनको प्राप्त हुआ। वो बचपन से ठीक है, घर में वो मनीषा गाती रहती थी या मैं बांसुरी बजाता रहता था, तो उसको थोड़ा सा जो बचपन से संस्कार तो मिले ही हैं संगीत के जी। और उसने जिससे उसकी 12वीं की परीक्षा में उसने जैसे ऐच्छिक विषय होता है ऑप्शन सब्जेक्ट, संगीत लिया, उसमें संगीत लिया था उसने। उसमें गायन में उसने 100% अंक हासिल किए थे उसने। और विगत 3 वर्षों पहले उनकी मतलब 12वीं क्लास में उनकी टीचर ने उनको कहा कि लिखित साहब आप बांसुरी बजाते हो, रेणुका को भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो स्कूल में जो आजकल एग्जीबिशन वगैरह होती है तो उसमें मैंने उसको बांसुरी पकड़ना सिखाई, फूंक मारना सिखाई, उंगलियां कैसे चलाते हैं वो सिखाई। तो उसने 1-2 फिल्मी गाने उसके हिसाब से तैयार किए, क्योंकि संगीत का एक थोड़ा सा ज्ञान उसको पहले बचपन से चला हुआ आ रहा था। माता जी से उसको पृष्ठभूमि में मिल रहा था। तो 2-1 गाने उसने एग्जीबिशन में, तो उसको स्कूल वालों से बहुत सराहना मिली। तो वो ये सोच रही थी मुझे गाने से ज्यादा मैंने बांसुरी में इतना टूटा फूटा बजाया, फिर भी मुझे सराहना मिली। उसमें कंपटीशन कम है, कंपटीशन तो वो थोड़ा सा उसको उसकी मोटिवेशन मिला और धीरे धीरे वो अब चूंकि फिर बड़ी बांसुरी पकड़ना सीखी, उसने फूंक मारना सीखी, उस पर उंगलियां जमाना सीखी। और 2019 की बात है कि 2019 में इसने पुणे में MIT में उसमें संगीत का वो चलता है, MIT विश्व संगीत गुरुकुल है वहाँ। तो वहाँ पे श्रद्धेय हरिप्रसाद चौरसिया जी के एक शिष्य हैं श्रीधर जुजार करके। उन्होंने इसको एक वीडियो पे देखा कि कैसा बजाती है, क्या बजाती है, तो उसको ले आई। वहाँ पे जाके उसको श्रीधर जी ने बहुत अच्छी शिक्षा दी कि क्योंकि मैंने रेणुका से ये कहा था मैं सुगम संगीत बजाता हूँ, शास्त्रीय संगीत की शिक्षा मेरे से मत लो, टेक्निकली बांसुरी में फूंक कैसे मारना है, उंगलियां कैसे जमाना है, क्या है वो तुमको सिखा सकता हूँ, पर शास्त्रीय विधिवत जो है तुम यदि वहां से सीखो तो ज्यादा अच्छा है। तो उसने वहां पे श्रीधर जुजार जी से कुछ महीने 7-8 महीने वहां से सीखा। फिर ये जो भी कोविड पीरियड आ गया 2020 की शुरुआती दौर में इंदौर आ गई, तो वो इंदौर आ गई थी। इंदौर में उसने 8-10 महीने बहुत वहां से जो शिक्षा मिली थी उसको, उस पर बहुत अच्छा उसने इंदौर में लॉकडाउन में मेहनत की। और तकरीबन सितंबर में ये पहला लॉकडाउन समाप्त हो गया कह लो उसमें, कि हमने श्रद्धेय पंडित जी को वीडियो भेजा इसका कि
और वहाँ पे वीडियो जिस माध्यम से गया था उस माध्यम से पंडित जी ने पूछा। हाँ, पंडित उदय भवालकर जी जो ध्रुपद के अच्छा मूर्धन्य गायक हैं और आपके रिलेशन में? हाँ, वो रिलेशन में, तो उनके माध्यम से ही वो गया था। और पंडित जी ने उदय जी से प्रश्न किया था कि ये बच्ची इंदौर से आना जाना करेगी या गुरुकुल में आना चाहती। अच्छा। तो निश्चित रूप से उदय जी ने ये कहा कि वो तो आपके श्री चरणों में आना चाहती है बस। तो वहाँ से उसकी यात्रा जो शुरू हुई। और जिस 28 सितंबर की ये बात होगी अभय जी, मतलब पंडित जी के यहाँ से जो हामी आई है कि इसे हमारे गुरुकुल में भेज दीजिए, वो मेरे ये दिवाली से पहले की दिवाली हो गई है। वाह, क्या बात है। मतलब वो रेणुका के लिए और हम लोगों के लिए वाकई, जैसे भी आप बोल रहे थे ना कि मैं आज भी मैं सोचूं कि मेरी बेटी पंडित हरिप्रसाद जी के चरणों में है, प्रत्यक्ष उनके साथ रहती है और उनके साथ मतलब जो भी शास्त्रीय संगीत का ज्ञान उसको मिल रहा है। तो मेरे लिए आज भी एक सपना है। और खैर वो अभी बहुत अच्छा प्रयास कर रही है। उसकी जो 1 वर्ष या डीप समझ लो कि 1.5 वर्ष हो गया है ना, तो उसकी जो प्रगति हो रही है उससे बहुत ज्यादा संतुष्टि है हमें। निश्चित। मैंने भी उसका अभी यहाँ जब लॉकडाउन में आई थी तो मैंने भी, मेरे पास वो आती थी तब मैंने उस पर एक चीज देखी थी कि जैसे उसका यमन चल रहा था, मैंने उसको यमनी थोड़ा बहुत सिखाया जो भी आता था मेरे को। तो गंधार के ऊपर आलाप नहीं जाने चाहिए। करीब आधे पौन घंटे रेणुका को मैं कहता था कि देखो, ग लगाने के पहले ध से ग तक कैसे पहुंचना, रे से ग तक कैसे पहुंचना, नी से ग तक कैसे पहुंचना, गंधार और धैवत के बीच के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अपने मन से आप करो, मैं बैठा हूँ। और ऐसे कर करके मैंने देखा तो उसका षडज इतना सधा हुआ था। मैंने लिखित साहब को बोला कि ऐसा बहुत कम मेरे को बांसुरी वादकों में देखने को मिलता है कि जिनका षडज सधा हुआ रहता है। तो जिनका षडज सज जाता है, सारे संगीत के सुर षडज ही हैं, जन्य षडज, सा सबका जन्य है, क्योंकि रे भी साई है, ग भी साई है, वो सारे सा के सापेक्ष में रे गए हैं, बाकी वो है सब सा ही। ये जिसको समझ में आ जाता है वो संगीत का, ऐसा कहते हैं सारे गाम का परमेश्वर धनी है, इससे बना सारे गामा पादा नी सा। और फिर तो अनंत यात्रा पर जैसे कि उन्होंने नाम लिया पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, जिन्हें स्वयं हरि का प्रसाद प्राप्त है। मतलब भगवान कृष्ण यदि आपको देखने हो वर्तमान युग में, जैसा इन्होंने कहा कलयुग में, तो हरिप्रसाद जी का केवल नाम ले ले तो आपको उनकी जो बांसुरी की ध्वनि सुनाई देगी। इंदौर में उनका कई बार आना हुआ है। रेणुका जी ऐसा समझ लें कि संगीत के उस अंतिम छोर पे पहुंच गई है जहां रेणुका का प्रवास इस युग में होना, इस उम्र में होना रेणुका के लिए एक बहुत बड़ा वरदान सिद्ध होगा। और निश्चित ही रेणुका इन सब माँ बाप के सपने को साकार करेगी। और हर्षवर्धन लिखितेन्द्र जी ने जो अपनी बांसुरी में जो आस देखी है, वो उनकी आस उनकी बच्ची में बचती हुई दिख रही है। और मैं चाहता हूँ कि रेणुका, इनकी शायद कुलदेवी का भी नाम है, इसलिए रेणुका नाम रखा था उन्होंने। तो ऐसी रेणुका और इनके परिवार में मनीषा बहुत सभी विनम्र है और संगीत के प्रति ये निष्ठ लोग हैं। और ईश्वर इन्हें ऐसे ही उत्तर प्रगति के नए नए सोपान दिखाए और जल्दी ही मंच पर हमारी रेणुका को हम बड़े मंच पर देखें, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।